हर साल यूपी दिवस की तरह इस बार भी यूपी दिवस की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार बड़े अंतर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कई कैबिनेट के साथी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह ने बताया कि ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो के जाल बिछ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का ये एक नया प्रदेश बन रहा है, विकास की एक नई पहचान ले रहा है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह एक जनपद एक व्यंजन की इस मौके पे शुरुआत भी की गई। उत्तर प्रदेश के स्वाद का एक नया इतिहास भी और साथ में एक नई पहल भी शुरू की गई और साथ में यूपी के विकास को लेकर के अब तक किए गए कामों को और कैसे यूपी के विकास को आगे बढ़ाने का लगातार योगी सरकार काम कर रही है, उन कामों का भी जिक्र हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। होमगार्ड डिपार्टमेंट में वर्दी खरीद घोटाले को लेकर के सख्त हुए मुख्यमंत्री ने डीआईजी होमगार्ड यानी डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। आज सुबह ही एक आदेश हुआ और उस घोटाले में प्रिलिमिनरी जांच में ये पाया गया कि उसमें गड़बड़ी हुई है और मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। अब एक एसआईटी की जाँच बैठा दी गई है और ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि इससे पहले भी खरीद हुई है तो उनकी क्या स्थिति रही है। होमगार्ड में जो होमगार्ड के जवानों को डंडे, वर्दी, जूते दिए जाते हैं वो 3-3 गुना ज़्यादा दामों पर खरीदे गए और उसी की बात जब बाहर लीक हुई और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई तो उसमें डिप्टी कमांडेंट को दोषी पाया गया। उसको फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच बैठा दी गई है। ये हमने बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो कोई भी उसमें जो है समझौता नहीं होगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसा ही प्रकरण ये होमगार्ड में भी आया है और प्राथमिक रूप से सस्पेंशन की कार्रवाई की है, उसमें जांच कमेटी नियुक्त की। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर नोएडा पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। नोएडा पुलिस द्वारा अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फोरेंसिक टीम मृतक इंजीनियर युवराज के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। पुलिस टीम ने जो गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा कैमरा था उस कैमरे की चिप को भी हासिल किया है। कैमरे की चिप को फोरेंसिक टीम को जाँच करने के लिए दे दिया है ताकि जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है घटना के समय की वास्तविक जानकारी पुलिस को लग सके। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, गाड़ी जब पानी में गई तो कितनी देर तक बाहर रही, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी गाड़ी के अंदर लगा जो कैमरा है, डैशबोर्ड कैमरा, उससे साफ हो सकती है। और पुलिस की जो जांच की थ्योरी है इस पूरे मामले में अभी तक स्पीड ज़्यादा थी या स्पीड ब्रेकर पर डिसबैलेंस हुए या कोहरे की वजह से गाड़ी पानी में गई, तो तमाम एंगल्स जो हैं वो डैशबोर्ड वेबकैम की रिकॉर्डिंग से अब साफ हो सकते हैं। इंतजार फोरेंसिक टीम को द्वारा दी गई इस चिप की रिपोर्ट आने का फिलहाल पुलिस को है और हर एंगल पर जो आरोपी फरार हैं उन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। 150 में जहां इंजीनियर की मौत का मामला हुआ था, जिसको लेकर आज सोसाइटी में शोक सभा रखी गई है। शोक सभा चल रही है जिसको लेकर आसपास के लोग और सोसाइटी के लोग जो भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे तस्वीरें जहां पूरी जस्टिस फॉर युवराज यहाँ पूरी तरीके से जो बैनर है लगा हुआ है। लगातार जो सोसाइटी के अंदर शोक सभा चल रही है जहाँ रखी गई है। पुलिस फोर्स मौके पर अलग अलग सोसाइटी के गेटों पर और पास में तैनात कर दिया गया है। लगातार जिस तरह युवराज की मौत हुई थी, इस मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीओ हटाए गए थे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, एसआईटी टीम का गठन हुआ था, जिसके बाद लगातार जो शोक सभा है उसके युवराज के शोक सभा में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। लगातार जो राजनेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो युवराज के परिवार है वो लगातार प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगा रहा था, जिसको लेकर जो युवराज की मौत का काफी देर तक वहां
जहां वीडियोस भी कई वायरल हुए थे, जहां डूबते समय युवराज ने अपने पिता को फोन कर बुलाया था। पिता मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था, जिसमें एसआईटी की टीम भी लगातार अपना काम कर रही है। अब देखना होगा आगे प्राधिकरण के सीईओ के बाद और किस पर गाज गिरती हुई नजर आती है। नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इटावा पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरपों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि कप सिरपों को बिहार की ओर ले जा रहे थे। सर हम लोग को ड्राइवर ने बुलाया वो अपने घर पे, और वो जैसे कि यहाँ से माल उठाया था, वहाँ से बोला कि जो आप मेरे ये माल वाल लेके नहीं गया 2 दिन तक, तो हमें तो फ़ोन किया गया कंपनी से उसको कहाँ है, तो वो बोला कि ड्राइवर जो आप इटावा आ जाओ, आपको इटावा में ही माल मिलेगा, मैं माल लेके नहीं जाऊँगा। उसने इटावा में, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, उसने लोकेशन दिया कि यहाँ पे आप आओ। हम लोग वहाँ आए और पहले से ड्राइवर ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। हम आए वैसे ही हम लोग को जो है सो कितने रुपए की बात हुई थी? वो 56,000 रुपये किराए की बात हुई थी, तो वो हम लोगों ने उसने हमसे पहले ही डलवा लिए थे। क्या कहा था, कहाँ से कहाँ ले जाना था इसको? इसको ले जाना था सर बिहार। फिलहाल 40,000 कप सिरपों को पुलिस ने बरामद किया है, जिनकी कीमत 4,35,000 रुपए आंकी गई है। तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। काशी के महाश्मशान पर अब मोक्ष का भी हिसाब देना होगा। जी हाँ, अब हर शव दाह से पहले शवदाह करने वाले व्यक्ति का नाम, कैसे उसकी मृत्यु हुई और वो कहाँ से आ रहा है, पूरा डिटेल ये 100 पंजीकरण केंद्र जो वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर खुल गया है, यहाँ पर अंकित होगा और उसकी एक रसीद यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि शवदाह का पूरा लेखा जोखा अब रखा जाने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसमें रसीद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? खोजवा से सर। खोजवा से आए हैं। तो इस समय शवदाह करने आए हैं? जी जी। तो आज से क्या शुरुआत हुई है, क्या जानकारी है आप? मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है निःशुल्क, उसी का रसीद कटवा रहे हैं। कटवा रहे हैं। हाँ, भी तो आप देख सकते हैं रसीद कटवाने के लिए लाइन जो है लगनी शुरू हो गई है। जो भी लोग शवदाह करने के लिए यहाँ आएंगे अपने परिजनों के शव को लेकर के, उन्हें पहले यहाँ रसीद कटानी होगी। हालांकि यह रसीद निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं होगा। वो व्यक्ति कहाँ के थे जिनका निधन हुआ, किस तरीके से मौत हुई और उनके परिवार में कौन कौन है, पूरी तरह डिटेल जो है वो यहाँ पर अंकित होगी। ये देखिए निःशुल्क यहाँ पर 100 पंजीकरण केंद्र खोला गया है काशी के 2 महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर। इसके जरिए जो लेखा जोखा है वो रखा जाएगा कि शव जलाने वाले कौन लोग आ रहे हैं, किसका निधन हुआ है, किसके शव जलाए जा रहे हैं। इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो नगर निगम में अब अंकित होगा। शमशान में ही ये पंजीकरण हो जाएगा। इससे जो पूरी तरीके से रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। घटना मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके से, जहां पर 5 मुस्लिम लड़कियों पर हिंदू नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, हिंदू नाबालिग छात्रा का ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाने के भी आरोप लगे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बुर्का नसीब मुस्लिम लड़कियां हिंदू नाबालिग छात्रा को बुर्का पहनाते हुए साफ नजर आ रही हैं। तो वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद पुलिस ने 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, वहाँ पे की कुछ लड़कियां हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि उन्होंने इस लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया एवं मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसमें थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संग्रह कार्रवाई कर रहे हैं एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वही पीड़िता के भाई का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गहरी साजिश होने की भी आशंका जताई गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी देहात कुमार आकाश सिंह का कहना है कि प्रार्थी के द्वारा जो तहरीर मुरादाबाद की बिलारी पुलिस को दी गई थी, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मेरठ में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मेरठ पुलिस के एक दरोगा को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में घायल दरोगा को
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बताया कि दरोगा को करीब 20 टाके लगे हैं। दरअसल मेरठ के लोहीनगर थाने में तैनात दरोगा ऋषभ गुप्ता अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक चाइनीज मांझे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान उनको गंभीर चोटें आई और उनकी बाइक भी अनियंत्रित होकर फिसल गई। आपको बता दें कि पुलिस लगातार चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक बार फिर से इस चाइनीज मांझे ने मेरठ पुलिस के दरोगा को जहां शिकार बनाया है, ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चाइनीज मांझे का कहर कब तक रुक पाएगा और कब तक इन चाइनीज मांझे को खरीदने वाले और इसका इस्तेमाल करने वालों पर अंकुश लगेगा। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जनपद बदायूं के ककराला से कुछ दूर आसपुर और फरीदपुर गांव के बीच में है। हालांकि यहां पर जो खेत हैं वो ककराला वालों के हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी तमाम ऊंचा टीला था, जिसकी खुदाई लगातार काफ़ी समय से चल रही है और खुदाई होते हुए इसका जो एंगल है काफ़ी धरातल नीचे आ चुका है। यानी कि अगर बात करें तो 15 से 20 फीट तक खुदाई हुई है। हालांकि अब ये जगह चर्चा का विषय इसलिए बन गई है कि यहाँ पर जब खुदाई चल रही थी तो पुराने समय के और मुग़ल शासनकाल के यहाँ पर चांदी के सिक्के निकले। सिक्कों की बात सुनकर चारों तरफ सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई। पुलिस फोर्स थी, उसने जेसीबी से का जो मालिक है, जो जेसीबी चालक था, उससे 8 सिक्के बरामद कर लिए हैं। हालांकि एसआई सुमित चौधरी ने बताया कि उन्होंने 8 सिक्के बरामद किए हैं और गूगल के माध्यम से उन्होंने इसको देखा तो खिलजी के समय के ये सिक्के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने पुरातत्व विभाग के लिए रिपोर्ट भेजी है और यहाँ पर सर्वेक्षण की मांग भी की गई है। फिलहाल अब तक पुलिस प्रशासन को 8 सिक्के ही बरामद हो पाए हैं। अब देखना यह है कि वो कितने सिक्के थे और कहां उनको बेचा गया है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो एक सिक्का है उसकी कीमत 3000 से 4000 रुपये के बीच है, लेकिन किसी का नाम बताने को कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। जयपुर में विंटेज कार को लेकर के एग्जीबिशन चल रही है, लेकिन एग्जीबिशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सबसे जो पुरानी रजिस्टर्ड कार है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि धौलपुर राजघराने की थी। ऑस्टिन चमी नाम से ये कार, जो कि देखने में ही लगती है कि किस तरह से उस समय की लाजवाब तकनीक उस समय हुआ करती थी, उसी को यहाँ पर ये पेश करती है। देश दुनिया से लोग यहाँ पर विंटेज कारों को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैसे इस कार पर नज़र पड़ती है अचानक लोग रुक जाते हैं, देखने लगते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाने की साथ में कोशिश करते हैं। इसके ओनर हमारे साथ में मौजूद हैं, हमीद जी। हमीद जी, किस तरह से क्या ख़ास है इस कार में? देखिए, ये अपने वक्त की सबसे छोटी गाड़ी कहलाती है ना। उस ज़माने में इंग्लैंड के अंदर जब गाड़ियाँ बनने स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा गाड़ी का जब शेप आने लगा था तो उस ज़माने की सबसे छोटी कार थी ये। एंड इसमें क्या है, मैग्नेटो सिस्टम है, इसमें बैटरी नहीं होती है। हाँ, इसमें स्टार्टर नहीं है। अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करनी है तो आपको ये क्रैंक अपने हाथ से चलाना पड़ेगा, है ना, या फिर अगर आप नहीं चला पाते हैं इसको तो आपको पुश स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब इतना ये पुराने ज़माने का मतलब इतना वो हो गया कि उस ज़माने में स्टार्टर ही इन्वेंट नहीं हुआ था। ये जो मैं देख पा रहा हूँ यही है, परमानेंट फिक्स होता है। अच्छा, इसको यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको पुश करना है। अच्छा, पुश करके इसको, ओके 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 ओके। हाँ, तो इस तरीके से इसमें स्टार्टर किसी तरह का नहीं होता। अगर इसको स्टार्ट करना है तो इसी से इंजन को आपको रोटेट करना होगा और उसके बाद में ये गाड़ी स्टार्ट होगी, या फिर इसको पुश करके कर सकते हैं। जी, और कुछ टेम्परेचर मीटर भी इस पर डायरेक्ट इसी के ऊपर होता है, रेडिएटर पे, है ना। ये वहाँ इंस्ट्रूमेंट पैनल पे नहीं होता है, ये डायरेक्ट रेडिएटर पे होता है। तो गाड़ी में अगर टेम्परेचर हाई हो तो ये जैसे पानी नहीं है या कोई और ख़राबी है तो ड्राइवर को वहीं से नज़र आ जाता है डायरेक्ट इसके अंदर। हाँ, ये इसमें एरो इसमें इसकी वो है तो ये गर्म ठंडा यहीं से बता देता है इसका। तो ये बड़ी पुरानी टेक्निक है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। स्टेट कैरिज जो बसें पूरे राजस्थान में चलती है, आज उनका चक्का जाम है, सभी बसें हड़ताल पर है। ये जयपुर की तस्वीरें हैं बजरी मंडी की, जहां पर
तमाम बसें हैं स्टेट कैरिज की जो यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है। एक भी बस नहीं है जो कि यहाँ से यात्रियों को लेके जा रही है, क्योंकि पूर्णतया पूरे राजस्थान में हड़ताल आज सांकेतिक तौर पे एक दिन के लिए की गई है। मांगे हैं कि इनको बेवजह जो प्रशासन है उनकी ओर से परेशान किया जाता है, भले ऊपर कैरेज लगाने की बात हो या दूसरे जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर के। जो आग लगने की घटनाएं सामने आई थी अलग अलग जगहों पे, उनके बाद में काफ़ी सख्ती विभाग की ओर से बढ़ा दी गई थी। बेवजह जो बस चालक थे, आरोप लगाए जा रहे हैं एसोसिएशन की ओर से कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते सांकेतिक तौर पर एक दिन के लिए हड़ताल रखी गई है। लेकिन अगर मांगों पर अमल नहीं किया जाता, प्रशासन सुनवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में ये हड़ताल बढ़ाई जा सकती है, निश्चित काल के लिए हड़ताल की जा सकती है। फिर भी अगर मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो तमाम एसोसिएशन के लोग, चालक परिचालक भूख हड़ताल कर सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर एसोसिएशन की ओर से कही जाती है। लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बसें मौजूद है, जो कि रोजाना पूरे राजस्थान के लिए यहाँ जयपुर से, राजधानी से रवाना होती है। लेकिन आज बसों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन तमाम बसों को, जो कि प्राइवेट बस स्टैंड है स्टेट कैरिज का, यहाँ पर ये बसें खड़ी नज़र आती है और ये आज सांकेतिक तौर पर यहाँ पर खड़ी रहेगी बसें, हड़ताल रहेगी और उसके बाद मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर निश्चित काल के लिए हड़ताल की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। बॉलीवुड के अभिनेता और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले कमाल आर खान को ओशिवरा पुलिस ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कमाल आर खान पर आरोप है कि उन्होंने 18 जनवरी की शाम अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक रिहायशी इमारत पर कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान 2 फ्लैट उस रिहायशी इमारत के, जो कि एक सेकेंड फ्लोर पर था और दूसरा फ्लैट जो है वो 4th फ्लोर पर था, इन 2 फ्लैट्स में गोलियां अंदर गई। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया। 18 सदस्यों की टीम बनाई गई और फिर इस मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस निकाले और आखिरकार पुलिस को ये पता चला कि जो गोलियां चलाई गई थी वो गोलियां कमाल आर खान के लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। शुक्रवार शाम कमाल आर खान को पहले हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। आखिरकार कमाल आर खान ने अपने जुर्म को कबूला। उन्होंने इस बात को कबूला कि ये गोलियां उन्हीं के द्वारा चलाई गई थी और फिर पुलिस ने उन्हें आज सवेरे करीब 5 बजे जो है वो गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कमाल आर खान जो है वो ओशिवरा पुलिस के कस्टडी में है। आपको बता दें कि कमाल आर खान ने अपने बचाव में ये कहा है कि उनके रिवॉल्वर की वो जांच कर रहे थे। उन्होंने रिवॉल्वर की सफाई की और वो ये चेक कर रहे थे कि रिवॉल्वर सही चल रहा है कि नहीं, लिहाजा उन्होंने फायरिंग की थी। उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक अंतर्राज्यीय डिजिटल ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बताएं कि ये बहुत ही अलग तरीके से ठगी करते थे। दरअसल फास्ट टैग जो गाड़ियों में लगाया जाता है और अमेजॉन गिफ्ट कार्ड के जरिए ये ठगी करते थे। ये लोगों को चालान के रूप में एपीके फाइल भेजते थे और जैसे ही लोग उसको डाउनलोड करते थे तो उनके अकाउंट से जो है वो पैसे कट जाते थे। ऐसे ही एक मामला दिल्ली में आया था जब एक शख्स ने जैसे ही वो एपीके फाइल जो है वो डाउनलोड की, उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए कट गए। पुलिस को जो है इस मामले में कई अलग अलग शिकायतें जो है वो मिली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इस गिरोह की तलाश कर रही थी। पुलिस ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताएं कि एक कंपनी की आड़ में ये पूरे ठगी का गिरोह जो है वो चलाते थे और कई लोगों को ये जो है वो अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस इनसे लगातार आगे की पूछताछ कर रही है कि और इनके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप गणतंत्र दिवस की परेड में जाना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खाने पीने की चीज़ें, ट्रांजिस्टर, दूरबीन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक की, सेल फोन, वो भी अगर अलग तरह की श्रेणी में आते हैं। किसी भी तरह की कैंची और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अगर आपने सोच लिया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के, उन लोगों को देखने के लिए, तकनीक को, झांकियों को देखने के लिए
तो अलग तरीके से सोच के रखिएगा। इसके अलावा ये भी कोशिश की गई है कि जगह जगह ऐसे AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगाए जाए जिसमें C.डॉट के जरिए तमाम निगरानी होगी। यानी अगर कोई भी आतंकी का डाटाबेस मैच हो जाता है तो देखिए जिस तरीके से सामने कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरा से दिल्ली पुलिस के पास पहले से सूचना पहुंच जाएगी। इसके अलावा डोम कैमरा भी लगाया गया है जिसे मूव किया जा सकता है और अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। पूरी दिल्ली और ख़ासतौर पर लुटियन दिल्ली की बात करें तो उस इलाके में कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतना दिल्ली को सुरक्षित बनाया जा सके। इसलिए हवाई यातायात को भी 3 घंटे के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। अलग अलग जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि जनता भी जागरूक रहे और सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि नागरिक भी अपनी तमाम जिम्मेवारियों को निभाए। गणतंत्र दिवस पर इंटेलिजेंस का इनपुट है कि सिख चरमपंथियों से लेकर आतंकवादी और डॉक्टर मॉड्यूल जैसे हाइब्रिड आतंकी भी एक्टिव हो सकते हैं और यही वजह है कि इंटेल के बिना पर दिल्ली NCR को अभेद दुर्ग में बदल दिया गया है। एक दिन पहले हिमालयी राज्यों में जोरदार बर्फबारी के बाद आज DGRE चंडीगढ़ ने एक फोरकास्टिंग जारी की है और इस फोरकास्टिंग में कहा गया है कि उत्तराखंड के खास तौर पर चमोली ज़िले में 2800 मीटर से ऊपर बर्फीला तूफान यानी एवलांच आने की संभावना है। इसके साथ ही DGRE चंडीगढ़ ने एक येलो अलर्ट भी जारी किया है जिसमें सावधान रहने के लिए कहा गया है और ये बर्फीले तूफान 2800 मीटर से ऊपर आ सकते हैं। 2200 मीटर से ऊपर भी कुछ स्थानों पर एवलांच की फोरकास्टिंग की गई है। लेकिन उधर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि ये जो फोरकास्टिंग है जितने ऊंचाई वाले इलाकों के लिए है वहाँ पर आबादी पूरी तरह से शून्य है, इसलिए जान माल की हानि किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। DGRE के लेवल से एक अलर्ट जारी हुआ है एवलांच को लेकर। वो एवलांच 2800 या उससे मीटर के एरिया के लिए है जो अब चेतावनी जारी हुई है और हमारे यहाँ 2800 या उससे ऊपर के हाइट पे कोई आदमी रहते नहीं है इसमें वहाँ पे नो मैन्स लैंड टाइप का हो जाता है। इसमें पूरा बर्फबारी हो रही है तो वहाँ पे संभावना बताई गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ को कोई खतरा नहीं है उससे, क्योंकि उन स्थानों पर किसी प्रकार के लोग निवास नहीं करते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।